नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट में व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। हमारा जो बीए पार्ट फर्स्ट की जो पहला पेपर है वो आर्थिक अवधारणा एवं विधियां हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड। और सेकंड पेपर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का है। जो पहला पेपर है कॉन्सेप्ट्स का पेपर, उसमें अपने मूलभूत शुरू में सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में आपको बताएगा। इसके बाद जो हमारी मूलभूत आर्थिक समस्याएं हैं इनके बारे में आपको बताएगा। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए काम में लिया जाता है। प्रारंभ में जब आखिरी युग था, ठीक है, उसके बाद पशुपालन युग आया, ठीक है, कृषि युग आया, ठीक है, फिर आधुनिक युग आया और आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नई तकनीक के साथ हम इस युग में हैं। हालांकि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, इस सभ्यता के विकास के साथ ही अर्थशास्त्र का विकास भी हुआ है। सबसे पहले वणिकवादी अर्थशास्त्री या फिजियोक्रेट्स जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे वो आए। हम व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे। वो आए, उन्होंने भारतीय समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ शुरुआत की। इसके बाद हम जानते हैं कि 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, और एडम स्मिथ के साथ जो इसे हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, जेबी से रिकार्डो और मिल, जेबी से रिकार्डो, मिल और एडम स्मिथ, इन्हें हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। और इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने धन को ज्यादा महत्व दिया है, मानव से ज्यादा महत्व धन को दिया है, मानव कल्याण से ज्यादा महत्व धन को दिया, और धन मुख्य है उसमें। इसके बाद नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री आए, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जिसमें मार्शल पेगू कैनन थे, ठीक है। इन्होंने मानव कल्याण, भौतिक कल्याण, अर्थात इसने मानव को मुख्य माना, धन को उसके बाद गौण माना, ठीक है। और इन्होंने आर्थिक क्रियाओं तथा उससे संबंधित समस्याओं के अध्ययन के बारे में बताया। इस युग में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म समस्याओं का, विस्तार समस्याओं का भी अध्ययन किया गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसके बाद हम जानते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स जो था, उसने इकोनॉमिस्ट को चयन लेने, निर्णय लेने की समस्या के बारे में अवगत कराया, ठीक है। और इसके बाद में मुख्य रूप से हम अर्थशास्त्र को जो विस्तृत क्षेत्र में बांटा गया है वो 5 भागों में बांटा। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन 5 विस्तृत क्षेत्र में अर्थशास्त्र को बांटा गया है, ठीक है। उपभोग के अंतर्गत हम उपभोग के सिद्धांतों का, उत्पादन के अंतर्गत उत्पादन सिद्धांत, विनिमय एक्सचेंज, आदान प्रदान, वितरण, राजस्व के बारे में अध्ययन किया। तो इसके बाद हमने देखा 1930 में 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, और इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के अंतर्गत जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इनके सारे सिद्धांत फेल हो गए। मुख्य सिद्धांत क्या थे, मुख्य मान्यताएं क्या थी? क्लासिकल की मुख्य मान्यताएं थी, ध्यान रखिए, उसमें नियो क्लासिकल भी थे। पूर्ण रोजगार, अति उत्पादन कभी नहीं होगा, ठीक है, साधनों को पूर्ण रोजगार मिलेगा, सरकार के हस्तक्षेप का अभाव। सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है इकोनॉमी में, ध्यान रखिए, कोई समझ क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को समस्या नहीं आती, अर्थव्यवस्था में कोई समस्या ही नहीं आती है, सभी साधनों को रोजगार मिलेगा, अति उत्पादन होगा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र के अंतर्गत या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकारी हस्तक्षेप की
जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि 1930 में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, क्लासिकल के सारे सिद्धांत फेल हो गए, अति उत्पादन हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, डिमांड खत्म हो गई, डिमांड पूरी तरह से खत्म हो गई। ध्यान रखिए, डिमांड खत्म हो गई, उत्पादन बंद हो गया, लोग डिमांड नहीं रही, उत्पादन नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, लोग रोजगार नहीं मिल रहा, इनकम नहीं हो बढ़ रही उनकी, तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। और उस वक्त ध्यान रखिए सरकारी हस्तक्षेप को मुख्य हथियार के रूप में लाया गया। और ध्यान रखिए 1930 में सरकार ने लोगों को रोजगार दिया और कहावत है कि दोपहर तक गड्ढे खुदवाना और शाम को उनको वापस भरवा देना रोजगार था। क्यों? अर्थव्यवस्था में डिमांड क्रिएट करने के लिए, उस डिमांड से इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा, उत्पादन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे पटरी पर आएगी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट धारा के 1930 के इस आर्थिक मंदी में उनके सारे सिद्धांत फेल हो गए और जेम्स किन्स जो क्लासिकल का सपोर्टर था, ये भी क्लासिकल के खिलाफ हो गया। और जाना कि 1936 में इसने बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। और ध्यान रखिए यहां पर इसने समग्र की बात की, अर्थात 1936 में किन्स के साथ ही समष्टि अर्थशास्त्र जो हमारी है, इस समष्टि अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। तो मुख्य रूप से आधुनिक युग में समष्टि अर्थशास्त्र का विकास 1936 जेम्स किन्स से ही मानते हैं हम। पता ना कि 1933 में मंदी के बाद सबसे पहले इसने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। तो हम इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। जो हमारा जो सिलेबस है ना बताया आपको, हमारे फर्स्ट ईयर जो कॉन्सेप्ट का पेपर है, पेपर सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे हम कहते हैं। अब क्या क्या पढ़ेंगे जो हम देखेंगे। थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो समष्टि अर्थशास्त्र का पेपर है, या हम व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और क्या है किताब, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो कि व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, इसको जानने से पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं की सहायता से करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका अर्थ, प्रकार, क्षेत्र, इसके गुण और इसकी दोष या कमियां। ठीक है, सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ लिखेंगे, इसके बाद इसका प्रकार, फिर इसका स्कोप, क्षेत्र, फिर इसके क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र से फायदा क्या है, लाभ क्या है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, फिर इसमें कमियां क्या रह जाती हैं आर्थिक क्रियाओं के समाधान के अंतर्गत। इसके बाद ठीक हम इसी तरह से इन्हीं बिंदुओं के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के बाद में हम दोनों की कंपेयर करेंगे, दोनों का हम तुलना करेंगे। इस टॉपिक के पढ़ने ध्यान रखिए, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के जो हमारा टॉपिक है ध्यान रखिए, इस टॉपिक के पढ़ने से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जान सकेंगे। जो हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर का फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे हम, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, किन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में किन चीजों का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हमको एक जानकारी मिल जाएगी, बेसिक नॉलेज। और मैंने कहा आपसे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इजी टू हार्ड यानी अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे, तो मैंने कहा, बार बार कहता हूं कि कला संकाय के अंतर्गत इस अर्थशास्त्र से ज्यादा आसान सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। दीदी किसे कहते हैं व्यष्टि? इंग्लिश के माइक्रो शब्द से बना है, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या? सूक्ष्म, छोटा। सूक्ष्म छोटा क्या? तरह की अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैंने एक लाइन में बताया कि यह हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और उन आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के साथ साथ उनकी समाधान का मार्ग भी यह अर्थशास्त्र बताता है। जो भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम क्यों क्या पढ़ रहे हैं? हम आर्थिक समस्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और उन आर्थिक क्रियाओं के समाधान की बात भी हम करेंगे यहाँ पर। तो सूक्ष्म समस्याएं, सूक्ष्म आर्थिक समस्याएं, हालांकि एक बात ये क्लियर है कि हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लीगल या वैध आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। लीगल या वैध आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन हम करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उन
आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कि सूक्ष्म में छोटी है, अर्थात जिनका संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से है, इंडिविजुअल है। सिंपल भाषा में कहूं तो इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन नहीं करके, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन न करके उसके विभिन्न पार्ट का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत परिवार या एक उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक या उत्पादक, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत विनियोग, चाहे एक व्यक्ति की हो, परिवार की हो या एक उद्योग की हो, यानी कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर, अर्थात ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, जिसमें कहूं तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम है, पूरी इकोनॉमी संबंधित है, हम कहां पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। मैं कहूं पर्टिकुलर किसी एक उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं, एक वस्तु होगी, ठीक है, साधन की कीमत, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस उत्पादन के 5 साधन है, इन साधनों की कीमत कैसे डिसाइड की जाती है, इसका अध्ययन भी हम इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यानी कि अगर इसका मीनिंग हमें समझ में आ गया, मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम उसकी कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग समझ नहीं पाएगा हमें, तो हम आगे उसको पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और अर्थशास्त्र में कोई चीज रटना नहीं है, अगर आपने रट लिया तो फिर आप कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो यानी कि जिनका संबंध पूरी अर्थव्यवस्था से नहीं है, ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध पूरी इकोनॉमी से नहीं है, वो सभी इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और जिनका संबंध पूरी इकोनॉमी से है, वो सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगी। ये इसकी बेसिक चीज है, हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे इसके हिसाब से। इसका स्कोप, क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र का मतलब है स्कोप, अर्थात विशेषांग्री, अर्थात हम इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। यानी कि आर्थिक क्रियाओं, बार बार कहता हूं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके बारे में हम बेस्ट सॉल्यूशन प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि हम जब अपने आप को यहां रखकर देखेंगे तभी हम अर्थशास्त्र को समझ पाएंगे। हमारी चारों तरफ इकोनॉमिक्स है, हम भी अर्थशास्त्र के पार्ट है। जो हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, चाहे हम सामान खरीदने की हो, यदि हम उद्योगपति है, उद्योग लगाने की बात हो, किस प्रकार से वस्तुएं हमें खरीदनी चाहिए, किस प्रकार से एक उद्योग लगाना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए, तमाम तरह की चीजों का अध्ययन, उनका समाधान हम प्रस्तुत करेंगे इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसीलिए हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो स्कोप का मतलब क्षेत्र, विशेषांग्री, अर्थात हम इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे क्या क्या। यानी कि ये टॉपिक पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारा जो सेकंड ईयर का पहला पेपर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का, उसमें क्या क्या चैप्टर आएंगे, हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए एकदम से व्यष्टि अर्थशास्त्र का नाम लेते ही। यदि मैं समष्टि का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे। आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम थर्ड ईयर में जो पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, या हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो क्या क्या हम पढ़ते हैं। ये जब तक हमारा दिमाग नहीं बैठेगा, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो खैर हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के स्कोप की, हम क्या क्या पढ़ेंगे। मतलब क्या कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना, अध्ययन में क्या आएगा, उनके बारे में अध्ययन करना, उनकी समस्याएं प्रस्तुत करना, उनका समाधान निकालना, ठीक है। तो पहला है हमारा उपभोग के सिद्धांत, ठीक है। पहला क्या है? उपभोग के सिद्धांत। पहले उपभोग का सिद्धांत। उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता। हम सब उपभोक्ता हैं जो किसी वस्तु को उपभोग कर रहा है। मैं इस पेन का उपभोग कर रहा हूं, इसका बोर्ड का उपभोग कर रहे हैं, पहले हम सब उपभोक्ता हैं। और उपभोग में जो वस्तु है, हमें जो उपयोगिता, जो हमें संतुष्टि प्रदान करती है, उसकी वो उपयोगिता कहलाती है। खैर उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा उपभोग के सिद्धांत का मतलब क्या है? एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में? समसीमांत उपयोगिता नियम, अर्थात उपयोगिता के नियम क्या हैं, कि एक उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता कैसे मिलती है, वस्तुओं से हमें उपयोगिता कैसे प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है। यानी कि इन तमाम बातों का अध्ययन हम उपभोग के सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। उपभोक्ता की बचत क्या है,
ठीक है। उपभोक्ता को अधिकतम लाभ या अधिकतम संतुष्टि कहाँ पर प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इसके सिद्धांत जो है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, अर्थात एक उपभोक्ता के बारे में संपूर्ण अध्ययन और उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे हम इस उपभोग के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा है उत्पादन, उत्पादन के सिद्धांत। मतलब ठीक जिस प्रकार से हम उपभोग की बात करेंगे यानी उपभोक्ता की बात करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैंने बताया कि हम इंडिविजुअल आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक उपभोक्ता का अध्ययन करेंगे हम के साथ साथ। जिस प्रकार से हम एक उपभोक्ता का अध्ययन करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जो उत्पादक होता है, जो उन वस्तुओं को उत्पादन करता है, उस उत्पादक का अध्ययन भी करते हैं। उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कम कीमत पर वस्तु उत्पादन करना, लाभ कमाना उसका उद्देश्य है, तो इसलिए वो कम कीमत उत्पादन करेगा। तो इसमें हम यानी कि उत्पादन के जो सिद्धांत है उसमें उत्पादन के नियम क्या है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल क्या है, समोत्पाद वक्र क्या है, पैमाने की मितव्ययताएं क्या है, लागतें क्या है, अल्पकालीन लागतें क्या है, दीर्घकालीन लागतें क्या है। तो इन तमाम तरह की चीजें जो है जो उत्पादन से संबंधित है, इसमें उत्पादन के सिद्धांत, उत्पादन के नियम, पैमाने के प्रतिफल, लागतें, इन सभी का अध्ययन हम उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट है तीसरा, वस्तु की कीमत का सिद्धांत। मैंने कहा था कि सभी जो अब स्कोप ले रहे हैं, इन सभी का संबंध इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत इकाइयों से है। वस्तु कीमत का सिद्धांत, एक वस्तु की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, वस्तु कीमत का मतलब क्या है, एक वस्तु की कीमत कैसे डिसाइड होती है, प्राइस मैकेनिज्म, कीमत प्रणाली कैसे डिसाइड की जाती है, यानी कि किसमें, मार्केट्स में। जो मार्केट से वस्तु लेते हैं, जो वस्तुएं खरीदते हैं, यानी कि तमाम तरह की वस्तुओं की कीमतें कैसे निर्धारित की जाती है, कैसे डिसाइड की जाती है, ये तमाम तरह की बातें हम वस्तु कीमत के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के मार्केट्स होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, ठीक है, एकाधिकारात्मक है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है, विरोधात्मक एकाधिकार है। तमाम तरह के मार्केट्स में हम देखते हैं, कई बार देखते हैं कि यार इस मार्केट में एकाधिकार है, एक अधिकार है, इस जगह बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है। तो उन बहुत सारी दुकानें एक जगह हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा उपभोक्ता पर। किसी मार्केट में पर्टिकुलर जगह पे यदि एक ही दुकान है तो क्या प्रभाव पड़ेगा कीमत पर, यानी कि या हम यूं कहें कि विभिन्न मार्केट्स में जो विभिन्न बाजार है, उन सभी बाजारों में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, इस बात का अध्ययन हम वस्तु कीमत सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये भी इंडिविजुअल है, साधन कीमत, साधन की कीमत कैसे तय की जाती है। मतलब उत्पादन की 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो इनकी कीमत कैसे तय जाती है, भूमि की लगान, पूंजी का ब्याज, श्रम की मजदूरी, संगठन वेतन, साहसी को लाभ या हानि, साहसी को लाभ या हानि। तो उत्पादन के जो साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन साधनों की कीमत कैसे डिसाइड की जाती है, अर्थात यहाँ हम लगान का सिद्धांत पढ़ेंगे, या हम ब्याज का सिद्धांत पढ़ेंगे, या हम लाभ का सिद्धांत पढ़ेंगे, मजदूरी का सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि तमाम तरह के उत्पादन के साधन की जो कीमत तय की जाती है, कीमत जो डिसाइड की जाती है, इन कीमतों की डिसाइड को हम साधन कीमत सिद्धांत कहते हैं, जो इंडिविजुअल है। यानी कि अलग अलग साधन की इंडिविजुअल कीमत तय करना है, तो ये साधन कीमत सिद्धांत की व्यक्तिगत आर्थिक इकाई करने आता है, जिसका अध्ययन हम इस राष्ट्रीय शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, वेलफेयर का सिद्धांत, क्षतिपूर्वक सिद्धांत और जो कल्याण के सिद्धांत, जो उपभोक्ताओं के कल्याण के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के, उत्पादक के वेलफेयर के जो सिद्धांत है, इनका अध्ययन हम इस आर्थिक कल्याण सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ है, प्रकार और क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद हम दूसरे व्याख्यान में इसके लाभ और इसकी कमियां क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।